Hello students, how are you? This is Anant Agnihotri and you are watching physics online classes. तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मैकेनिक्स के बेसिक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अच्छे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. तो इस वीडियो में हम लोग बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम इन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. वर्क एनर्जी थ्योरम in a non-inertial frame of reference. किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में वर्क एनर्जी, सबसे पहले तो आप सब लोग जानते होंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. तो अगर हम बच्चों इनर्शियल फ्रेम में या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो आप जैसा कि जानते हैं कि इनर्शियल फ्रेम में जब आप बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो बॉडी पे केवल रियल फोर्सेस अप्लाई करते हैं. तो जो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस आप लिखते हो उसमें चाहे वो इंटरनल, एक्सटर्नल, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव जैसे भी होंगे, बट वो सब रियल फोर्सेस होते हैं. देयर इज नो सूडो फोर्स. ठीक है ना. और जो काइनेटिक एनर्जी आप लिखोगे, ऑब्वियस सी बात है, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर रहे हो काइनेटिक एनर्जी भी उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगी. ठीक है ना. काइनेटिक एनर्जी का मतलब जैसे आप हाफ mv स्क्वायर अगर लिखोगे तो जो स्पीड होगी, जो बॉडी की स्पीड होगी, वो उस पर्टिकुलर फ्रेम में इसके रिलेटिव में आपने वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई किया. बट यहां पर जो ये सारे फोर्सेस होते हैं ऑल रियल फोर्सेस. ठीक है ना. अगर मैं इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बच्चों बात करूंगा, ठीक है. बट हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम की अगर बात करना है तो जब नॉन इनर्शियल फ्रेम से हम बॉडी को देखते हैं, बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, उसमें न्यूटन्स की इक्वेशन अप्लाई करते हैं, तो आप जानते हैं कि रियल फोर्सेस के साथ साथ आप एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करते हैं जिसे आप सूडो फोर्स कहते हैं. अगर वो सिंपल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो सूडो फोर्स सकता है. अगर रोटेटिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम है इट कैन बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, कोई भी सूडो फोर्स हो सकता है. तो अगर मैं इन a non-inertial frame of reference, non-inertial frame of reference अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चों लगा रहा हूं तो आप ऐसे लिखिए टोटल वर्क डन, बट ये रियल फोर्सेस की वजह से. ठीक है ना. रियल फोर्सेस का जो टोटल वर्क डन होगा एंड टोटल वर्क डन बाय सूडो फोर्सेस, दैट विल बी change in kinetic energy, but final kinetic energy with respect to frame of reference. ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो फिर आप उसी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव में वेलोसिटी लिखेंगे जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव में आप वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं. बिल्कुल सरल तरीके से समझिए. माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इसका मतलब अगर मैं सिंगल बॉडी सिस्टम की बात करूंगा तो हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, वी फाइनल मतलब फाइनल वेलोसिटी रिलेटिव टू दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना. तो यहां पे जो स्पीड आप लिखोगे वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव में होगी. तो इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल्स बच्चों डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है ना. लेट अस डिस्कस फ्यू एग्जांपल्स. एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक एससी वर्मा में क्वेश्चन दिया है सिंपल सा. एक पार्टिकल को, एक फ्रिक्शनलेस स्फीयर है और इस फ्रिक्शनलेस स्फीयर के टॉप पे एक पार्टिकल को रखा हुआ है इनिशियली रेस्ट पे. और अगर मैं इस स्फीयर को टुवर्ड्स लेफ्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से एक्सेलरेट करूं, स्फीयर की जो रेडियस है वो आर है. ठीक है ना. अगर मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्फीयर को टुवर्ड्स लेफ्ट एक्सेलरेट करूं तो हमसे ये पूछा जाता है, जब आप एक्सेलरेट करेंगे तो पार्टिकल इस पे स्लिप करना शुरू कर देता है. तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ये पार्टिकल वर्टिकल से थीटा एंगल पे होगा तो इसकी स्फीयर के रिलेटिव में वेलोसिटी क्या होगी. व्हाट विल बी द स्पीड विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सेलरेटिंग स्फीयर व्हेन द पार्टिकल इज at an angle theta with the vertical. ठीक है ना. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पता कैसे चलता है कि कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम किस फ्रेम में लगानी. ठीक है ना.
तो ये सिंपल दिख रहा है कि यार स्फीयर के रिलेटिव में ही स्पीड पूछी गई। तो अगर आप स्फीयर के रिलेटिव में डायरेक्टली वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दो तो डायरेक्टली आपको जो स्पीड लिखोगे वो स्फीयर के रिलेटिव में लिखोगे, आपको ग्राउंड के रिलेटिव में लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो आप सिंपल वे में कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, ठीक है ना। तो चलो इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं स्फीयर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखूंगा इस बॉडी को, तो इस पे कितने फोर्स लगेंगे ये देख लो। तो देखो एक तो रियल फोर्स लगेगा बेटा mg, ठीक है, मैं इसके अभी कंपोनेंट नहीं कर रहा हूं। एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर, और अगर स्फीयर लेफ्ट की डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है और आप इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहे हो, तो अब एक आप स्यूडो फोर्स लगाएंगे जिसकी डायरेक्शन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन के अपोजिट होती, ठीक है ना। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 3 फोर्स लग रहे हैं और पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो यहां से यहां दिखाई पड़ेगा। तो अगर ये रेडियस r है तो आप देख सकते हैं इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा, ये वाले रेडियस में बेटा r होगा थीटा के सामने, तो ये r साइन थीटा होगा। और जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर मैं इसे स्मॉल h से डिनोट करूं, तो ये जो स्मॉल h होगा बच्चों, ये वाली लेंथ जो होगी दैट इज r cos थीटा, ये r है, ये r cos थीटा होगा, तो r माइनस r cos थीटा, ठीक है ना। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। अब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय सूडो फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है ना, इट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो सिंगल बॉडी के लिए लगा रहा हूं तो फाइनल स्पीड स्फीयर के रिलेटिव में फाइनल रिलेटिव एफ आर लिख दिया मैंने, और इनिशियली तो 0 थी, चूंकि यहां पर आपको प्रॉब्लम में गिवन है कि पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर। तो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम देख रहे हैं उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नॉर्मल रिएक्शन जो है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी इन दिस फ्रेम। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो चूंकि इसकी डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रही होगी, तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा जब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो फोर्स 0 होता है, वर्क डन सॉरी 0 होता है। तो एन डॉट डी आर, ये इसका इंटीग्रेशन ये हमेशा 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो एन होगा dr वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। dr को आप v dt लिख सकते हो, ठीक है ना, dr by dt इज इक्वल टू v। dt सिंपल स्केलर क्वांटिटी बाहर आएगा और n डॉट v या इंस्टेंटेनियस पावर आप कह सकते हो 0 है एट ऑल टाइम। तो ये n डॉट v, n इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, सो दिस वर्क डन इज 0। तो ऐसी सिचुएशन में आई होप सब लोग जानते हैं कि नॉर्मल का वर्क डन 0 होगा, ग्राउंड के फ्रेम में नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते, सिंपल रट लेते हैं कि नॉर्मल वर्क डन नहीं करता है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर मैं ग्राउंड के फ्रेम से देखूंगा तो फिर नॉर्मल रिएक्शन वर्क डन करेगा, ठीक है ना, इंडिविजुअल पार्टिकल पे और बॉडी पे, दोनों पे अलग अलग वर्क डन करेगा, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग इसको वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो नॉर्मल का वर्क डन 0 है, ये दोनों के दोनों फोर्सेस कांस्टेंट है। कांस्टेंट फोर्स के वर्क डन के लिए या तो आप एफ डॉट डी लगाइए, एक सिंपल तरीका होता है फोर्स इंटू फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट। तो इस एमए की वजह से जो एमए के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है वो आर साइन थीटा है, तो एमए इंटू आर साइन थीटा, और mg नीचे की तरफ लग रहा है बेटा, ठीक है ना, और वर्टिकल डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, तो mg इंटू h r1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल रिलेटिव। तो मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर आप इस इक्वेशन को सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज अ फंडामेंटल एग्जांपल, ठीक है ना, एक वर्क एनर्जी थ्योरम नॉन इनर्शियल फ्रेम में बच्चों कैसे अप्लाई करते हैं उस हिसाब से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया, ठीक है ना। एक प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं सेम कॉन्सेप्ट पे। आजकल देखा गया है कि जेई में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं फ्रिक्शन पे, न्यूटन्स लॉ पे, जिनमें हम थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स यूज कर लेते हैं फिजिक्स में। जैसे कि एक मान लेते हैं कि एक वायर है, एक फ्रिक्शनलेस वायर है, जिसे हमने पैराबोलिक शेप में मोड़ रखा है, पैराबोलिक शेप में बेंड कर दिया है, ठीक है ना। और इसमें एक छोटी सी रिंग, छोटी सी बीड है स्मॉल m मास की, और ये फ्रिक्शनलेस वायर है, छोटी सी बीड है फ्रिक्शनलेस मास की। और ये जो इक्वेशन है इसकी, ये इस पॉइंट को ओरिजिन मानते हुए इसके जो ये शेप बनेगा उसकी इक्वेशन सपोज y इक्वल टू के स्क्वायर, इस शेप में पैराबोलिक शेप में हमने बेंड कर रखा। अब अगर मैं इसको एक्सेलरेट करूं, ठीक है ना, सपोज मैं टुवर्ड्स लेफ्ट एक्सेलरेट कर देता हूं
इसको मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा हूं, तो दो बातें बच्चों, यहां पे दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है फाइंड आउट मैक्सिमम स्पीड ऑफ दिस बीट विद रिस्पेक्ट टू वायर। वायर के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय दिस बीट। इस वायर में जब आप इसे एक्सेलरेट करेंगे बच्चों, तो ये इस बीट पे ऐसे चढ़ना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर मैं इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख के बताऊं आपको, तो आपको एक सूडो फोर्स दिखेगा जिस बीट को इस वायर पे मूव कराएगा। तो दो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एक तो बनेगा आपका कि इस वायर के रिलेटिव में मैक्सिमम स्पीड क्या है बच्चों, और दूसरा बनेगा कि मैक्सिमम हाइट क्या है। तो ये भी वर्क एनर्जी, चूंकि एक्सेलरेटिंग वायर और इसी के रिस्पेक्ट में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये भी एक वर्क एनर्जी थ्योरम इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का केस हो गया। तो आइए बहुत आसानी से इसको हम देख सकते हैं। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू वायर चला जाऊं, विद रिस्पेक्ट टू वायर के रिस्पेक्ट में देखूंगा, तो सबसे पहले तो वायर को मैं रेस्ट पे मान लूंगा, ठीक है। ये रेस्ट पे, इस पे मैंने एक ऑब्जर्वर बिठा दिया, और ये ऑब्जर्वर अब हमारा पूरा का पूरा कैलकुलेशन करने वाला। अब आप अगर सिंपल देखें तो इनिशियल स्टेट ये है, बॉडी पे एक बीट पे वेट लग रहा होगा, एक बच्चों नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, और एक सूडो फोर्स लग रहा होगा। वेट और नॉर्मल सूडो फोर्स और वेट जो दोनों कांस्टेंट फोर्स है बेटा, ये वेरिएबल होगा। बट जैसा कि हमने लास्ट प्रॉब्लम में डिस्कस किया कि इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वायर, ये हमेशा वायर के परपेंडिकुलर होगा, और बीट का जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr वेक्टर, वो हमेशा पाथ में टेंजेंट के अलॉन्ग होगा। तो नॉर्मल का वर्क डन इस केस में भी जीरो होगा। बट यहां समझने वाली बात है कि मोशन कैसा होगा यार वायर के रिलेटिव में, ठीक है ना, कहां पे स्पीड मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। तो और सबसे पहले देखते हैं इसका मोशन कैसे होगा। तो सबसे पहले बेटा इस पे एक सूडो फोर्स लग रहा है जो इस बीट को इधर मूव कराना शुरू करेगा। अब मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में यहां पे पहुंचता है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन हमको दी गई है, अगर मैं यहां पर फोर्सेस बनाऊं, तो ये एक हमारे पास वेट लगेगा बेटा, ठीक है ना, और ये सूडो फोर्स लगेगा, ये दोनों कांस्टेंट फोर्सेस हैं, और ये एक नॉर्मल रिएक्शन है। अगर मैं इस बीट पे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, और मैं मान लूं कि ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, तो आप सब लोग जानते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट बेटा, यहां पर यही एक बेसिक मैथ्स यूज हो रही है, तो आप dy by dx लिख सकते हो। स्लोप ऑफ टेंजेंट इट इज 2kx, यानी कि जहां tan थीटा होगा वहां पे मैं 2kx पुट कर सकता हूं, ठीक है ना। ये हमारा ओरिजिन है, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग tan थीटा की वैल्यू, स्लोप जो होगा टेंजेंट का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कर्व का, वो dy by dx के बराबर होगा। तो अगर मैं जस्ट लाइक इंक्लाइन प्लेन, अगर ये एंगल हमारा थीटा है, तो आप देख सकते हैं दिस इज योर ma cos थीटा, दिस इज योर ma sin थीटा, यहां पे ये इसके mg cos थीटा, और यहां पे तरफ ये आएगा mg sin थीटा। तो इनिशियली क्या होगा बच्चों, जैसे जैसे आप देखेंगे इस पैराबोला पे, जैसे जैसे बीट ऊपर जाएगी थीटा इंक्रीज करेगा, tan थीटा 2kx x कोऑर्डिनेट इंक्रीज करेगा। तो शुरुआत में थीटा छोटा होगा, तो mg sin थीटा की वैल्यू कम होगी, sin थीटा छोटा होगा, थीटा जितना छोटा है cos उतना ही बड़ा होगा। तो इनिशियली जो सूडो फोर्स का ये कंपोनेंट, अगर मैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में बात करूं, तो ma cos थीटा विल बी ग्रेटर देन mg sin थीटा, और जब तक ma cos थीटा विल बी ग्रेटर देन mg sin थीटा, तो जो बीट होगा इट विल हैव सम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, जब आप सब लोग जानते हो, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, और ये ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, टेंजेंट के अलॉन्ग अपवर्ड होगा। यानी कि इस बीट की स्पीड, जब तक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इस बीट की स्पीड बढ़ती जाएगी। बट आप देख रहे हैं कि थीटा कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है बेटा, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब तक ma cos थीटा mg sin थीटा से बड़ा है, स्पीड बढ़ती जाएगी, बट कंटिन्यूअसली ये वाला टर्म घट रहा होगा, ये बढ़ रहा होगा, क्योंकि थीटा इंक्रीज कर रहा है ना। 0 से 90 cos डिक्रीजिंग फंक्शन है, sin इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट, सब लोग समझ रहे हैं बेसिक बातें। तो एक इंस्टेंट ऐसी आएगी जब बच्चों की दोनों बराबर हो जाएंगे, तब तक ये छोटा रहेगा। तो एक्सेलरेट करती हुई बॉडी जा रही, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, स्पीड इंक्रीजिंग, एक टाइम पे टेंजेंशियल इक्विलिब्रियम होगा, वहां पे स्पीड मैक्सिमम होगी, क्योंकि जहां पे स्पीड मैक्सिमम होगी बेटा, रिलेटिव स्पीड जहां पे मैक्सिमम होगी, वहां पे ma cos थीटा की वैल्यू mg sin थीटा के बराबर होगी, क्योंकि उसके बाद थीटा और बढ़ेगा, तो ma cos थीटा mg sin थीटा से छोटा हो जाएगा, तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ टेंजेंशियली हो जाएगा, बट वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ है, तो वो टेंजेंशियली जो हमारी बीट होगी वो रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा, यानी उस पॉइंट के बाद वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और मैं ऐसे क्वेश्चन में बता दूं कि जब भी ऑसिलेशन या
कोई भी पेंडुलम टाइप प्रॉब्लम बनता है, ऑसिलेशन टाइप प्रॉब्लम बनता है, तो ऐसे सिचुएशन में अक्सर जो स्पीड मैक्सिमम होती है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होती है। तो यहां पर जहां पर भी टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा तो आप देख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू a बाई जी आएगा, ये साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा आएगा a बाई जी। तो इसको tan थीटा को अगर मैं 2kx लिख दूं तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा a अपॉन 2kg। यहां पर जो हमारी स्पीड होगी इस पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होगी। ठीक है बेटा, अब देखते हैं स्पीड मैक्सिमम कितनी होगी। तो अगर मैं इस पोजीशन से इस पोजीशन तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूं, x पता है तो यहां पे हमें y भी पता चल जाएगा, जो हाइट होगी बेटा वो हाइट पता चल जाएगी, है ना। kx स्क्वायर में अगर हम पुट कर दें तो ये जो हाइट होगी ये भी हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और ये हाइट होगी kx स्क्वायर a अपॉन 2kg का होल स्क्वायर बेटा। ठीक है ना, ये हमारी हाइट होगी। अच्छा, तो अब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0 है, वर्क डन बाय सूडो फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। तो वर्क डन बाय नॉर्मल 0 हो गया, वर्क डन बाय सूडो फोर्स ma, और हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो यहां से यहां जब पार्टिकल मूव करेगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू x कोऑर्डिनेट। ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रहा है, बॉडी ऊपर जा रही, तो इट विल माइनस mg h क्या होगा बेटा, y कोऑर्डिनेट होगा। तो y कोऑर्डिनेट आप कह सकते हो kx स्क्वायर, या जो भी वैल्यू है वो आप पुट कर सकते हो। यहां पे x की वैल्यू क्या मैंने कैलकुलेट करी, मैं पुट कर दे रहा हूं a अपॉन 2kg, और h की वैल्यू है k a स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर g स्क्वायर। ये हमारी y कोऑर्डिनेट वाली वैल्यू जो मैंने यहां से उठा के पुट की है, और इट इज फाइनल हाफ m v मैक्सिमम रिलेटिव माइनस इनिशियली 0। तो इसको सॉल्व करके आप मैक्सिमम स्पीड निकाल लेंगे कि मैक्सिमम स्पीड क्या होने वाली है। ठीक है ना, तो इट इज बेसिक एग्जांपल, बेसिक क्वेश्चन, एक अच्छा सवाल है। बेसिक नहीं कहेंगे, वैसे कॉन्सेप्ट तो बेसिक पे ही सारे फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उन कॉन्सेप्ट को जितना अच्छे समझोगे उतना बेसिक समझ में आएगा आपको। ठीक है, मैक्सिमम हाइट तो यहां से बच्चों कैलकुलेट कर लेंगे आप इसको। ऑलराइट, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करेंगे कि मैंने कहा इक्विलिब्रियम के बाद फिर ये ma cos थीटा डिक्रीज करेगा, mg sin थीटा बड़ा हो जाएगा ma cos थीटा से, रिटार्डेशन होना शुरू हो जाएगा, बट स्पीड रहेगी तो ये पार्टिकल ऊपर चलता चला जाएगा। तो जो मैक्सिमम हाइट होगी तो बहुत ही सिंपल बात है कि वहां पर उसकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो 0 हो जाएगी। तो एक बार फिर से अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूं फॉर द मैक्सिमम हाइट, तो कैसे लगाऊंगा, वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन 0। ठीक है, सेकेंड पार्ट के लिए मैक्सिमम हाइट के लिए वर्क डन बाई सूडो फोर्स ma इंटू वो x कोऑर्डिनेट। सपोज ये कोई पर्टिकुलर x1 कॉमा y1 है तो मैं इसे x1 मान लेता हूं, और जो mg का वर्क डन होगा वो माइनस mg इंटू y1 एंड इट इज 0 माइनस 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी बीड के रिस्पेक्ट वायर के रिस्पेक्ट में बीड की फाइनल वेलोसिटी होगी मैक्सिमम हाइट पे, वो भी 0 होगी, और इनिशियली हमारे प्रॉब्लम में गिवन है कि बीड हमारी रेस्ट पे। तो यहां से हम ma x1 लिख लेता हूं मैं, ये mg y1, इसे मैं k x1 स्क्वायर लिख सकता हूं। तो एक x1 0 नहीं, ऑफ कोर्स x1 इक्वल टू 0 वाला सोल्यूशन हटा दो, यानी x1 कैंसिल आउट कर दो। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो x1 की वैल्यू है वो a अपॉन kg है, और इस x1 को पुट करके जो मैक्सिमम हाइट आएगी वो k x1 स्क्वायर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो जो y कोऑर्डिनेट होगा वही मैक्सिमम हाइट होगी हमारी। तो यहां पर k x स्क्वायर और x की वैल्यू a अपॉन kg। ये क्वेश्चन जे एडवांस में आ भी चुका है, आई थिंक 2010-11 के आसपास आया, अगर आप पेपर देखेंगे तो शायद आपको मिल जाएगा। k स्क्वायर जी, एग्जैक्ट याद नहीं मुझे, kg स्क्वायर, दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बीड। तो ये कुछ दो एग्जांपल है जिनके थ्रू बच्चों हमने रिवाइज कराने की कोशिश करी है आपको वर्क एनर्जी थ्योरम इन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इससे रिलेटेड आप और भी क्वेश्चंस बुक में सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका डाउट है तो वो आप कमेंट में लिख सकते हो, उस क्वेश्चन को हम लोग किसी फर्दर वीडियो में ले लेंगे। ठीक है ना, तो और भी बच्चों हम मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू मैकेनिक्स का और पूरी फिजिक्स का रिवीजन कराने की कोशिश करेंगे अभी आगे कुछ टाइम में। तो मैं चाहूंगा बच्चों कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है ना, जितना ज्यादा आप लोग अप्रिशिएट करेंगे बेटा इन वीडियोस को, उतना ही ज्यादा मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस, अच्छे कॉन्सेप्ट, डिटेल डिस्कशन उनका, जो भी आपको जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा करेगा वो हम लोग लेके आएंगे। ठीक है ना,
इसके अलावा बच्चों अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको रिवाइज करना है, रिवीजन करना, आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में फिजिक्स में आपको क्वेश्चंस डिस्कस किए जाए, आपको प्रॉब्लम डिस्कशन और रिवीजन कराया जाए, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।